आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी डिबेट में। लोगों ने कहा इतिहास को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य की बात होनी चाहिए। तो मेरा यह कहना था कि जो इतिहास को भूल जाता है वो अपना भविष्य भी नहीं बना पाता। इसलिए संभल के इतिहास की चर्चा बहुत जरूरी है। इस बार मामला मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का है, संभल के मंदिर का, जिससे सच की कई परतें सामने आ रही हैं। मंदिर सामने आने के बाद जिस तरह से इतिहास को टटोलने की कोशिश की जा रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है, उससे यकीनन इस बात का इशारा तो मिलता है कुछ तो पर्देदारी है, कुछ तो पर्देदारी है जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है। वहीं अब इस मामले की कमान क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में ले ली है, तो ऐसा लगता है कि संभल के इस मंदिर और उससे जुड़े इतिहास की परतें उधेड़कर एक एक परत जनता के सामने रखी जाएंगी और बताया जाएगा कि सियासतदानों की संवेदनशीलता का अधूरा सच क्या है, कैसे वो सुविधाजनक मुद्दों पर अल्पसंख्यकों की सियासत करता है और सच से आंखें फेर लेता है। इसका इशारा योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अपने भाषण के दौरान किया, जिसमें उन्होंने फिर से संभल का जिक्र किया और संभल की पुरानी घटनाओं को भी यहां पर रखा। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं संभल में मंदिर और कुआं मिलने के बाद प्रशासन कुएं की खुदाई कर रहा है। जी हां, और कार्बन डेटिंग कराने की भी तैयारी है ताकि इसकी उम्र का पता लगाया जा सके। दरअसल इस मंदिर को खुले 2 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन कुएं की खुदाई के दौरान यहां 3 मूर्तियां मिली। जल्दी से मूर्ति की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये मूर्तियां शिव परिवार से जुड़ी हैं। ये देखिए, जिसमें पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति है। कुएं की खुदाई के बाद निकली मिट्टी को महिलाएं अपने साथ ले जा रही हैं। जब इन महिलाओं से मिट्टी ले जाने का कारण पूछा गया तो महिलाओं ने बताया कि वो घर ले जाकर इस मिट्टी में तुलसी का पौधा लगाएंगी। दूसरी तरफ शिव मंदिर से संभलेश्वर शब्द को मिटा दिया गया है। सुबह सिंदूर से मंदिर की दीवार पर संभलेश्वर महादेव मंदिर लिखा गया था। पुजारी ने दावा किया कि यह मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर के नाम से दर्ज है। सोमवार सुबह से मंदिर में पूजा पाठ चल रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के पंडितों का दर्द तो सबने सुना है, लेकिन अब संभल के हिंदुओं के दर्द की भी बात होनी चाहिए, उनका दर्द भी सामने आना चाहिए। वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। जाहिर सी बात है, मुद्दे कई थे जिन्हें लेकर विपक्ष का हंगामा तय था, लेकिन आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल पर पूरा होमवर्क करके आए थे और संभल का मुद्दा उठाकर न केवल विपक्ष के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, बल्कि पूरे प्रदेश के सामने एक ऐसा सच रख दिया जो यकीनन जम्मू कश्मीर के 90 की दशक की याद दिलाता है। क्योंकि इस सच में हिंसा है, पलायन है, लोगों के मारे जाने की कहानी है और एक ऐसा दर्द है जिसकी भरपाई शायद अब नहीं की जा सकती है। सीएम योगी ने इस बारे में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संभल में 200 से ज्यादा हिंदू मारे गए, लेकिन किसी ने संवेदना जताना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने हाल ही में हुई हिंसा को लेकर कहा कि विपक्ष इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। इसे लेकर सीएम योगी ने तंज भी कसा। योगी आदित्यनाथ का बयान सदन वाला आपको सुनवाते हैं। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना,
कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर से ऐलान कर दिया कि 78 के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। यानी 78 हिंसा की जांच की जाएगी, संभल में जो हिंसा हुई। लेकिन संभल में मिले शिव मंदिर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मुखर हो गए और कहा कि अभी और प्राचीन मंदिर संभल में मिलेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि हम खोदने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। पुराना मिलेगा, फिर 76 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 600 साल पुराना भी मिलेगा। भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। लेकिन अब सनातन का दौर है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और आने वाले भगवान कल्की नारायण का मंदिर बन रहा है। तो ये सनातन के दौर का प्रतीक है। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में। सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रही है। कांग्रेस नेताओं का बयान भी आपको सुनवाते हैं। यही है हमारी देश की मिलीजुली संस्कृति, इसी को कहते हैं। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संभल की पुलिस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अरे साहब यहां तो मंदिर मिल गया, दबावा था, आपका नैरेटिव तो फेल हो गया। जो मालिक है, अब या तो अगर वो मंदिर प्रॉपर था और इतने दिन तक उसको 78 से लेके आज तक क्यों बंद रखा, तो बेचारे उस मालिक पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि साहब आपने मंदिर में पूजा नहीं होने दी, आपने मंदिर को क्यों बंद रखा। अरे इस देश में हर घर में हमारी संस्कृति ऐसी है। आप देखिए जाकर के भाजपा के संघ के हिंदुत्व से बाहर निकलिए, जो इस देश का हिंदुइज्म है उसको पढ़िए, जो इस देश का सूफीज्म है उसको पढ़िए। हर किसी के घर में मंदिर है। उनको हर बार कुछ ना कुछ करना है कि बीजेपी जो जिस तरह की राजनीति कर रही है वो हिंदुस्तान की जनता समझ रही है, क्योंकि इस तरह की राजनीति बहुत दिन चलती नहीं है। क्योंकि लोगों को आज मुद्दे हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, ठीक है, इस तरह के मुद्दे हैं, तो देश की सुरक्षा का, ये इस तरह के मुद्दे मेन है। क्यों एनसीआरबी की आप बात कर रहे हो, तो अब यूपी का क्राइम रिकॉर्ड में कितना नंबर है जरा जान लीजिए। खाली दंगों पे ही थोड़ी ओवरऑल होगा कि कितनी महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, कितने दलितों के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो इन सब पे भी होगा ना। तो खाली एक दंगे के ऊपर आप बात करते रहोगे कि दंगे नहीं हुए या नहीं, इसी पे बात करोगे तो बाकी भी तो क्राइम है। वो पूरे सूबे के हेड हैं, ठीक है, कोई एक मतलब दंगों के हेड नहीं है कि उनको ओवरऑल सूबे के अंदर शांति देनी, ठीक है।
अब गरीबों की जब एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी तो आप किस बात के मतलब वो करेंगे। अब विपक्ष बेशक जो भी बात कह ले, लेकिन अब जब 78 की फाइल खुली है, 1978 की बात चली है, तो कईयों की फाइल खुलनी तय मानी जा रही है। लेकिन एक और फाइल खुली, वो ईवीएम के खिलाफ, जिसे कांग्रेस ने खोला। कांग्रेस ने कहा कि भाई ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं जिसमें धांधली हो रही है, इसे लेकर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएगा। हालांकि निराकरण अभी तक कहीं से नहीं मिला है, लेकिन जिस तार को कांग्रेस ने छेड़ा उसी तार को इंडिया अलायंस के घटक दल तार तार कर रहे हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में हुए चुनाव के दौरान जिस तरह कांग्रेस को हरियाणा और महाराष्ट्र में हार मिली, कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने ईवीएम को मुद्दा बनाना शुरू किया। पहले कमान संभाली पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका का मुद्दा उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग रखी। यह मांग खासतौर पर महाराष्ट्र के आए चुनावी नतीजों के बाद तेज कर दी गई। इस बीच वो सहयोगियों की मदद से इसी ईवीएम से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंच चुकी थी, यानी वहां अपने मंत्री बना चुकी थी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से तंग कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर मुहिम छेड़ने का फैसला कर दिया। खड़गे की इस मांग को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आगे भी बढ़ाया। लिहाजा दोनों नेताओं ने ईवीएम की जगह पारंपरिक बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग करनी शुरू कर दी। वैसे ये मांग यूं ही नहीं है। अगर इन चारों राज्यों के नतीजों का ट्रेंड देखें तो सच ये है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे रही। शायद यही वजह है कि नेताओं को कॉन्फिडेंस बैलेट पेपर के लिए मिला है और ये खुलकर बोल रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने इसे मुद्दा तो बनाया, लेकिन लगता है यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रहने वाला है, यानी यह मुद्दा इंडिया का मुद्दा, इंडिया अलायंस का मुद्दा नहीं बन पाएगा। ऐसा कहने की वजह असल में है ये कि बीते 2 दिनों के अंदर कांग्रेस को इस मुद्दे पर उसके ही अपने साथी घेरने में लगे हैं। अभी एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए उस बयान को दोहरा दिया जो बीजेपी कांग्रेस पर चुनाव नतीजों के बाद तंज के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिसमें वो जीत के बाद ईवीएम ठीक और हार के बाद ईवीएम खराब बताती रही है। कुछ यही कहा उमर अब्दुल्ला ने और कांग्रेस को नसीहत दी कि ऐसा करना सही नहीं है। अब इसी मुद्दे पर टीएमसी की तरफ से भी बयान दिया गया, जिसमें कांग्रेस की आशंकाओं को खारिज कर दिया गया। पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तो बल्कि कांग्रेस को ईवीएम की गड़बड़ियों का डेमो दिखाने तक कह दिया। और तो और अभिषेक ने कांग्रेस को इस तरह के बेतुकी बयानों से बचने की सलाह भी दे डाली। ये मेरी पर्सनल राय है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17 सीट जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो इसको लेके नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। जाहिर सी बात है अभिषेक बनर्जी का यह बयान कांग्रेस को ठीक नहीं लगेगा, कांग्रेस को चुभेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ईवीएम को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को बेनकाब करने या गेम पलटने की काट मानकर चल रही थी, वो अब सहयोगियों के रवैये से आसान होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके 2 मजबूत सहयोगियों की तरफ से दी जा रही नसीहत और जो बयान आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है। यकीनन वो उसे बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और किशोरी लाल शर्मा पर ने क्या कहा इस मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन को कई बार डेमो दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं। वो जो लोग डेलीगेशन लेके जाते हैं उन्हीं से इलेक्शन कमिश्नर ने लगता है, उन्हीं को बहसा बहसी करने लगते हैं, उन्हीं को जवाब देने लगते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इलेक्शन कमीशन सुनने को नहीं तैयार है। मेरा मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है। अगर ये शक है
किसी भी वर्ग को शक है, किसी भी राजनीतिक दल को शक है, जनता के एक वर्ग को शक है, तो उसका निवारण करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो जब वीवीपैट उसमें निकलता है, उसकी आप क्यों नहीं वीवीपैट को जो है बॉक्स में डलवाते हैं? सिर्फ इतना ही करना, खर्चा पूरा हो चुका है, सिर्फ वीवीपैट की पर्ची आदमी के हाथ में दो, जाके डाल दे चेक करके, बात ही खत्म हो जाएगी। जब खर्च आपने कर दिया, वीवीपैट मशीन लगा दी है, तो फिर वो क्यों नहीं उसमें डालने का अधिकार है? इंडिया गठबंधन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, तो ये चीजें पहले आप उस कमेटी के अंदर डिस्कस करिए, देन बाहर जाइए, क्योंकि हर आदमी को व्यक्तिगत राय अगर देने लगेगा तो ठीक बात नहीं है। तो जब एक प्लेटफॉर्म बना हुआ ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में, तो पहले अपनी बात वहां पे रखें, वहां पे जो भी बात रख के जो भी फैसला हो तो उसको बाहर बोलना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस की सोच पर, कांग्रेस के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की उस बात को बल मिल रहा है जिसमें वो कांग्रेस पर ऐसे आरोप पहले से लगाती आ रही है। और एक बार फिर से बीजेपी को एक मौका मिला है कि वो कांग्रेस को ईवीएम के मुद्दे पर घेरे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए। तो आप दोनों को पूछो ना, हिंदी वालों को पूछो, अपने आपस में क्यों झगड़ रहे हैं नेतृत्व को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। देखो, ये जब हार रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के पास कोई आइडियाज बची नहीं है। बार बार हारने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन उनके मन में डेवलप हो चुकी है। उसकी प्रतिफलन अभी संसद में जब चर्चा हुई, संविधान की 75वां साल में जो चर्चा हुई, जिस प्रकार की अंतसार शून्य चर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, ये बहुत ही सोचने लायक विषय है। कांग्रेस पार्टी की दिवालियापन कहां तक जाके पहुंचेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए सवाल एक नहीं है, कांग्रेस के लिए सवाल कई। अब कांग्रेस एक नई चिट्ठी विवाद में घिरती नजर आ रही है। यह विवाद है पहले के नेहरू मेमोरियल और अब के पीएम म्यूजियम से जुड़ा हुआ, जिसकी ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक खत लिखा गया है। इसमें उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने बताया कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा हुआ करते थे। रिजवान ने कहा, सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए खत लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और अब मैंने राहुल गांधी को खत लिखा है। राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था, हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहां से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए, या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए। रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहां से विड्रॉ किया गया है। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें, और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है। इसका संशोधन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़ सकेंगे। दरअसल रिजवान जिन 51 बक्सों की बात कर रहे हैं, उनमें नेहरू के वो लेटर रखे हुए हैं जो उन्होंने एडविना, माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत को लिखे थे। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि उन लेटर में ऐसा क्या था जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि वो बातें देश के सामने आए।
स्मारक में शुरू में सिर्फ नेहरू के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद थे, जिनमें नेहरू के वर्ल्ड लीडर्स को लिखे लेटर शामिल थे। पात्रा ने पूछा कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल वाकई सोनिया गांधी से बात करेंगे कि वो इन खतों को देश को वापस लौटा दें। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट। ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया, तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। हालांकि इस मामले में कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना होगा। इंडिया बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त